हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 8 चैप्टर रिवाइज्ड एनपीए नॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन। तो ये रेफ़र करते हैं जो भी हमारी क्लासिफिकेशन है लोन्स के लिए बुक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक जिसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है या फिर एरियर्स होते हैं ऑन शेड्यूल्ड पेमेंट्स। ये प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पर हो सकता है। मोस्टली केसेस में डेट क्लासिफाई किया जाता है एज नॉन परफॉर्मिंग, जहाँ पे हमारे लोन पेमेंट्स की पेमेंट नहीं होती इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। तो एनपीए एक क्रेडिट फैसिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो हमारे प्रिंसिपल का है फ्रॉम द रिमेन पास ड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल वर्ड्स में एनपीए क्या है? जब एसेट्स को टैग किया जाता है एज नॉन परफॉर्मिंग तो वो सीज कर जाते हैं हमारे इनकम जनरेशन के लिए, लेंडर्स के लिए। तो डेफिनेशन सबसे पहले एक एसेट जो इंक्लूड करता है लीज्ड एसेट, तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है क्योंकि वो सीज करता है इनकम जनरेशन फॉर द बैंक। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक लोन है या फिर एडवांस है जहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है हमारे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हमारे प्रिंसिपल का ओवर ड्यू रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अकाउंट्स हमारे रिमेन रहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, ये भी 90 डेज़ के लिए, जैसे हमारा ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। थर्ड है हमारा बिल ओवर ड्यू रहते हैं 90 डेज़ के लिए। फोर्थ है हमारा इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का या फिर इंटरेस्ट का, वो ओवर ड्यू रहेगा फॉर द 2 क्रॉप सीजन्स शॉर्ट ड्यूरेशन में। और नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, जो फैसिलिटी है वो आउटस्टैंडिंग रहती है फॉर मोर देन 90 डेज। और लास्ट है हमारा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में ओवरड्यू रिसीवेबल रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू, तो ये भी अनपेड रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सेकेंड है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस, तो ये अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करते हैं। इस केस में हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सेस रहता है ऑफ द सैंक्शनड लिमिट या फिर ड्राइंग पावर। तो इस केस में जो भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट वो कम रहता है फ्रॉम सैंक्शनड लिमिट, तो उस केस में हमारा क्रेडिट जो भी रहेगा वो 90 डेज़ के कम ही रहेगा। ओवर ड्यू ये अमाउंट है जो ड्यू होता है बाय द बैंक अंडर हमारे क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो उसको ओवर ड्यू बोलते हैं। अगर पे नहीं किया जा सकता तो उसको हम ड्यू डेट बोल देते हैं जो हमारे बैंक ने फिक्स कर रखी होती है। इनकम जनरेशन, इनकम रिकग्निशन पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी है इनकम रिकग्निशन की, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन द रिकवरी रिकॉर्ड। तो इंटरनेशनली इनकम नॉन प्रॉफिट एसेट से इज़ नॉट रिकग्नाइज एक्रूअल बेसिस पे, बट उसको बुक किया जाता है एज इनकम जहाँ पे वो एक्चुअली रिसीव होती है। सेकेंड है रिवर्सल ऑफ इनकम, अगर कोई भी एडवांस हमने दे दिया है अंडर एनपीए ड्यू टू एनपीए, तो उसके अंदर जो भी हमारा इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा वो रिवर्स किया जा सकता है अगर वो रियलाइज़ नहीं हुआ। थर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए, तो इंटरेस्ट जो रियलाइज होता है उसको भी हम इनकम अकाउंट में लेते हैं प्रोवाइडेड जो भी हमारे क्रेडिट्स हैं अकाउंट में वो इंटरेस्ट के थ्रू है एंड दे आर नॉट ऑफ फ्रेश एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो भी हमारे सेंशन है टू बोरोवर्स। फोर्थ है इंटरेस्ट एप्लीकेशन, जब हमारा अकाउंट टर्न करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो उस केस में बैंक रिवर्स कर देते हैं इंटरेस्ट को जो ऑलरेडी चार्ज किया गया और कलेक्ट नहीं किया गया बाय डेबिटिंग P&L। फिफ्थ है कंप्यूटेशन ऑफ एनपीए लेवल, तो बैंक को एडवाइस किया जाता है कि वो कंप्यूट करें हमारे ग्रॉस एडवांसेस को, नेट एडवांसेस को, ग्रॉस एनपीएस को और नेट एनपीएस। तो एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडिंग और नॉन परफॉर्मिंग इज सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड एक वो होता है जिसके अंदर हमारा एनपीए लेस होता है या फिर इक्वल होता है 12 मंथ्स का, तो उस एसेट को वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस बोलते हैं। तो इस केस में एनपीए अप टू 12 मंथ्स ही रहता है। डाउटफुल में जो हमारा एनपीए वो मोर देन 12 मंथ्स हो जाता है। लॉस के केस में नॉन रिकवरेबल, कि आपका रिकवर ही नहीं हो सकता। तो गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इट, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो भी हमारी कैटेगरीज हैं जो हमने अभी देखी। सेकेंड है अप्रोप्रिएट इंटरनल सिस्टम, तो बैंक इस्टेब्लिश करते हैं इसे
फॉर प्रॉपर और टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए, तो जो भी हमारे कट ऑफ पॉइंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए फॉर द एंटायर अकाउंटिंग ईयर। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अकाउंट्स विद टेम्प्रोरी डेफिशिएंसीज, तो अकाउंट जो है हमारा क्लासिफिकेशन होता है एसेट्स का, वो बेस्ड होना चाहिए ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट है हमारा अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, अगर एरियर्स में है हमारा इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल तो वो पेड होना चाहिए बाय द बोरोअर, अगर हमारा लोन अकाउंट के केस में एज क्लासिफाइड बाय एनपीए, तो उस केस में जो भी अकाउंट है उसको हम नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट नहीं करते और उसको हम स्टैंडर्ड अकाउंट ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडवांसेस टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, तो इस केस में जो भी हमारे एडवांसेस हैं तो उनको ग्रांट किया जाता है बाय द बैंक अंडर नॉन लेंडिंग सिस्टम, जिसके अंदर जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटी है वो ग्रांट करी जाती है, जो विच इन केस डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसमें 2 क्रॉप सीजन्स या फिर शॉर्ट का या फिर लॉन्ग का, तो उसको सीज किया जाता है और वो अनक्लासिफाइड रह जाता है अंडर दिस। एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससीज, किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र, तो इस केस में भी एडवांसेस के अगेंस्ट जितने भी टर्म डिपॉजिट्स रहेंगे तो उनको हम ट्रीट नहीं करते एज एनपीए, प्रोवाइडेड जो भी हमारा एडिक्वेट मार्जिन है वो अवेलेबल रहेगा इन द अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैक होती हैं बाय द गारंटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ओवरड्यूज, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज एनपीए ओनली व्हेन द गवर्नमेंट रिपुडिएट्स इट्स गारंटी व्हेन इवोक्ड। नेक्स्ट है हमारे प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फाइनेंस बाय द बैंक, तो जो हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट है तो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स को क्लियरली स्पेल आउट करना पड़ता है जो भी उसका टाइम है फाइनेंशियल क्लोजर का। ये इसके अंदर पॉइंट्स दिए हैं, प्रोजेक्ट लोन्स, इनकम जनरेशन। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट फाइनेंस, तो ये हमारा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंटेक्स्ट में होता है जो फंडिंग के रिलेटेड है फॉर द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो एक एग्रीमेंट देता है विद एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग जो भी हमारे लैटरल है फॉर द आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंशियल इन द बुक्स ऑफ प्री डिटरमाइंड बेसिस, तो जो हमारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको रिकग्नाइज नहीं होता हमारा इनकम एक्रूअल बेसिस पे, और जो भी हमारा अकाउंट है इट इज़ पेड बाय द बोरवर अंडर इट, या फिर जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है बाय इट। पोस्ट शिपमेंट सप्लाई क्रेडिट, तो इस केस में भी यही रहेगा, तो जो भी हमारे ई एग्ज़ाम आए बैंक्स होते हैं वो पे नहीं करते गारंटीड अमाउंट टू बैंक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द बैंक, जो भी हमारा डे है जब बैंक ने इवोक किया गारंटी को, जब हमारे एक्सपोर्टर ने पे कर दिया या फिर फिल कर दिया क्लेम। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट करना प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस को, तो इसमें क्या रहता है, देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहाँ पे हमारा एक्चुअल इम्पोर्टर ने पे कर दिया ड्यूज टू बैंक, तो उसमें क्या होता है लेकिन बैंक उसको अनेबल रहता है ट्रिमिट करने में अमाउंट ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे वॉर हो गए या फिर स्ट्राइक्स हो गए, तो उस केस में जो भी हमारा लेंडिंग बैंक है वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इम्पोर्टर के थ्रू, जिस केस में उसके सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे और फिर वो उसे यूज़ कर सकता है। प्रोवेंसिंग नॉर्म्स, प्रोवेंसिंग की मीनिंग आरबीआई ने डिज़ाइन किया बहुत सारे मैकेनिज़म्स कि वो हैंडल कर सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को और हमारे बैड एसेट्स प्रॉब्लम को बैंक्स में, तो ये एक मेथड है जिसके अंदर सर्टेन सम ऑफ मनी मार्क रहता है फॉर रिटर्न राइट ऑफ। प्रोवेंसिंग कवरेज रेशियो, ये वो परसेंटेज है बैड एसेट्स की जो प्रोवाइड करी जाती है और उसको बोलते हैं हम प्रोवेंसिंग कवरेज रेशियो। ये असेंशियली रेशियो है ऑफ टोटल प्रोवेंसेस अपॉन ग्रॉस एनपीए। बेसिस क्या है प्रोवेंसिंग के, तो इट शुड बी मेड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो भी हमारा एसेट्स है उसको ही बेस रखेंगे, और जो भी हमारे एसेट्स हैं वो दे हैव रिमेन नॉन परफॉर्मिंग, और जो हमारे अवेलेबिलिटी है सिक्योरिटी की एंड इट्स रिलायबल वैल्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी प्रोविजनिंग की, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें एडिक्वेट प्रोविजन, कोई भी अगर हमारे कंपनी में जो भी हमारे लोन्स या एसेट्स हैं अगर उनका कोई भी डिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसके लिए प्रोविजनिंग डिफर्स विद एसेट्स क्वालिटी। तो ये देख सकते हो जैसे हमारा अगर
एसेट का टाइप जो है वो लॉस एसेट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे लॉस एसेट्स हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाएंगे और उसका 100% आउटस्टैंडिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर डाउटफुल है उस केस में, अगर अनसिक्योर्ड है तो वही सेम 100% जो भी है उसका नॉट कवर्ड, अगर उसका लोन है तो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर सिक्योर्ड है तो उस केस में 25 to 100% वो डिपेंड करता है। 25% 1 ईयर, 40 1 to 3 ईयर और 100 हो जाता है फॉर 3 ईयर्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स तो ये एक जनरल प्रोविजन है जिसके अंदर 15% टोटल आउटस्टैंडिंग पर होता है। स्टैंडर्ड एसेट्स प्रोविजनिंग जो होती है वो 0.25 MSME लोन्स के लिए और 12.4 तक जा सकता है फॉर रिस्ट्रक्चर्ड हाउसिंग। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले रिडक्शन इन अर्निंग, तो एनपीए रिड्यूस कर देता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट्स। रिस्क वेट, सम पार्ट ऑफ एनपीए कैरी करते हैं रिस्क वेट को ऑफ 100%। नो रिटर्न टू बैंक, तो बैंक के पास कुछ भी नहीं आता, तो जो हमारा बैंक है उसको ही इंटरेस्ट देना पड़ जाता है टू डिपॉजिटर्स और लेंडर्स जब वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न नहीं होते, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न अगर इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, जो भी हमारा अमाउंट ड्यू है डिपॉजिटर्स को वो रीपेड रहता है या फिर रिडीम रहता है बाय द मेच्योरिटी डेट। डिमोरलाइजेशन द स्टाफ, तो जो हमारा फियर है एनपीए का, डिमोरलाइज करता है ऑपरेटिंग स्टाफ को। समटाइम्स जो हमारा स्टाफ है वो बहुत रिगिड रह जाता है और बहुत स्टिकी होता है हैंडल करने में, तो उस केस में उनको एडवांसेस देने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिकवरी, तो बैंक को जो भी लॉसेस है वही रिकवर करेगा। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, तो एनपी अफेक्ट करते हैं इसे, तो अगर आपको मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको प्राइवेट या फिर फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, दे शुड कम विद आईपीओज। रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी इंक्रीज हुई है फ्रॉम इंक्रीज बेस ऑफ शेयर कैपिटल टू रिड्यूसिंग हमारी अर्निंग पर शेयर। रीजंस क्या है आर एनपीए के राइज का फॉर इंडिया, तो पुअर अप्रेजल सिस्टम है, कोई डिफेक्टिव है तो लोन प्रपोजल्स अच्छे से नहीं होते बाय बैंक, इनएक्सपीरियंस स्टाफ, जो बैंक के स्टाफ है वो अच्छा नहीं है। डाइवर्शन ऑफ फंड्स, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट कॉज है जिसके अंदर एक्चुअली जो हमारा लोन जिसे पे या करना होता है वो उससे नहीं होता। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर नहीं है, जो भी स्टाफ है डिफरेंट लेवल्स पे वो एसोसिएटेड है विद अप्रेजल, सैंक्शन और फॉलोअप। रिलैक्स लेंडिंग नॉर्म्स, तो इसको भी आप लिख सकते हो। लैक ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, तो बैंक्स कंडक्ट नहीं करते एडिक्वेट कंटिजेंसी प्लानिंग, स्पेशली जो भी हमारे मिटिगेटिंग होते हैं फॉर द प्रोजेक्ट रिस्क। रीस्ट्रक करता है लोन फैसिलिटी को, बैंक एक्सटेंड करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग को या फिर हमारी लोन फैसिलिटी को, जो कंपेयर करते हैं कंपनीज को। जो भी लार्ज प्रॉब्लम्स, जो भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है जिसे ओवर लिवरेज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी उनके अच्छे से हैंडल नहीं हो रही। अनफोर्सीन इकोनॉमिक शॉक्स, तो ये भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन था, डिनोमेटाइजेशन हुआ हमारा, कोविड-19 आया तो किसी को नहीं पता था। स्टेप्स क्या लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट या फिर बाय इंडिया। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो ये रिड्यूस कर देता है बर्डन ऑफ डेट्स ऑन कंपनी। जॉइंट लेंडर्स फोरम, तो ये क्रिएट हुआ था बाय इंक्लूजन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके अंदर हमारे लोन स्ट्रेसफुल रहे। ये फॉर्मुलेट हुआ टू अवॉइड लोन्स टू द सेम पीपल या फिर कंपनी में। स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इस केस में क्या हुआ था, बैंक्स ने ग्रांट कर दिए थे लोन कॉर्पोरेट बोरोवर्स को जिनके पास राइट थी कि वो कन्वर्ट कर सके अपने पूरे के पूरे लोन्स इक्विटी शेयर्स में। एसेट क्वालिटी रिव्यू, तो इसमें क्या था, जो भी हमारी स्कीम से एफर्ट्स दिए गए टू क्लासीफाई स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो उसके अंदर प्रोविजन जो था वो सिक्योर किया गया फ्रॉम द बैंक्स टू बैंक, जो फ्यूचर बैंक्स थे, टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट या फिर हमारे एसेट्स। पीसीए आरबीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका मेन एम क्या था कि प्रॉब्लम्स जो है वो चेक करें एनपीए बैंकिंग सेक्टर में। रिवाइज स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन नॉर्म्स, तो ये भी आरबीआई ने ही करवाया था। रिवाइज एनपीए फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इशू किए हैं, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि अब लेंड करते हैं 30 days टू रिव्यू हमारा बोरोवर अकाउंट ऑन डिफेक्ट। लेंडर सेलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉर इंसॉल्वेंसी
या फिर रिकवरी। न्यू सर्कुलर भी अप्लीकेबल है फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको बस रीड कर सकते हो। ये पूरा चैप्टर मुश्किल से 5 मार्क्स के लिए आएगा और वो भी 100% नहीं है, तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो। बाकी आप इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको इसमें कुछ समझाने वाला या वैसा नहीं था। तो ये चैप्टर वैसे आता भी नहीं है, आएगा तो मुश्किल से 5 मार्क्स के लिए आएगा, या किसी यूनिवर्सिटीज़ में 2 या 3 मार्क्स के लिए। तो आई होप आपको सब क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, आप देख सकते हो नॉट सब्सक्राइब 96% और सब्सक्राइब से 3.4 पीपल हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी वीडियोस देखो, और जो सिर्फ वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इतना सा तो कर ही सकते हो। अब तो मैं पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करती हूँ फॉर जो भी कंटेंट होता है। तो अगर कोई वीडियो ना भी देखना चाहे तो वो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, पर एक लाइक तो आप कर ही सकते हो उसके लिए। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।